Jai Hind students, welcome back to the Defense Booster series for NDA and CDS examination for the preparation of your current affairs for your examination. So आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है ऑपरेशन हॉक आई. इंपॉर्टेंट है, अगेन मिलिट्री एक्सरसाइजेस से रिलेटेड ही एक टॉपिक आ रहा है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मिलिट्री ने इस ऑपरेशन को शुरू किया है अगेंस्ट आईएसआईएस. आईएसआईएस स्टैंड्स फॉर इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, जो इस समय दुनिया का सबसे अमीर आतंकवादी संगठन माना जाता है. द वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेररिस्ट डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आई मस्ट से. ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक है क्या भैया, इसकी कहानी पहले देख लेते हैं. क्या हुआ है कि 13 दिसंबर 2025 को यानी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही सीरियन डेजर्ट्स, जो कि मिडिल ईस्ट का हिस्सा है या इंडिया के ईस्ट में आता है, ईस्ट एशिया का हिस्सा है, वहां पर हुआ क्या है कि एक आप बोल सकते हो इंसर्जेंट स्ट्राइक्स के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कुछ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे. दे वर किल्ड. और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस स्ट्राइक के लिए आईएसआईएस को जिम्मेदार माना है. हालांकि आईएसआईएस के तरफ से इसका कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी तक नहीं आया, लेकिन अमेरिका ने इसे अपनी तरफ से सेल्फ डिक्लेयर मानते हुए आईएसआईएस के खिलाफ ये एक रिवेंज ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें उन्हें न्यूट्रलाइज करना, उन्होंने अपना एक रिवेंज माना है कि उन्होंने हमारे नेशनल्स को मारा है वहां, तो हम इनके ऊपर एक स्ट्राइक करें. इसलिए ऑपरेशन हॉकआई को शुरू किया गया है. तो सवाल यह है कि ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक किसने शुरू किया है. आप बताएंगे ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक शुरू किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने. ये ऑपरेशन किसके अगेंस्ट है? तो ये ऑपरेशन आईएसआईएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है. जिन्हें नहीं पता हो वो ध्यान रखिएगा, आईएसआईएस का मतलब है इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया. इराक एंड सीरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ओरिजिनेशन इराक और सीरिया से ही हुआ है, और आईएसआईएस के जितने भी टेररिस्ट हैं इस समय पर वो ज्यादातर इराक या सीरिया जैसे देशों में ही पनाह लेकर के रहते हैं या वहीं पर शेल्टर लेकर के रहते हैं. राइट, तो वहीं से अपने ऑपरेशंस को आगे बढ़ा रहे हैं. नाउ हियर कहां पर हुआ है? ये सीरियन डेजर्ट्स में ही परफॉर्म किया गया है, सीरिया में ही परफॉर्म किया गया. हुआ क्या था 13 दिसंबर को, कुछ दिनों पहले सीरियन डेजर्ट में, इसमें सीरियन डेजर्ट में ऐसा कहते हैं आईएसआईएस के एक अटैक या हमले में ऐसा कहा जाता है कि आयोवा के 2 मेंबर्स जो नेशनल गार्ड के सदस्य थे, अमेरिकन फोर्सेस के मेंबर्स थे, एंड एन अमेरिकन सिविलियन, और एक अमेरिकी जो नागरिक था, सिविलियन नागरिक था, सामान्य नागरिक था, उसकी मौत हुई है, जिसका बदले में अमेरिका ने ऑपरेशन शुरू किया. नेक्स्ट जो हमारे सामने आज का टॉपिक आता है दैट इज LMB-3M6. भैया इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसको आप फिर से इंपॉर्टेंट लिख लेना. IMP इनको मत पढ़ना. क्या? इनको मत पढ़ना फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, सो LMB-3M6 है क्या? पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं. राइट, LMB-3M6 बेसिकली होता क्या है कि ये है LVM, सॉरी LVM, LMB मैं बोल रहा हूं बार बार. LVM स्टैंड्स फॉर व्हाट? लॉन्च्ड व्हीकल मार्क 3. क्या? लॉन्च्ड व्हीकल मार्क 3. आप ऐसे समझ लो, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी जाती है, इसरो द्वारा बनाया गया और यूज किया गया ये अब तक का सबसे हाईली क्वालिफाइड और मोस्ट हैवी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है. यानी कि उपग्रह को अंतरिक्ष तक ले जाने वाला या पृथ्वी की कक्षाओं तक ले जाने वाला यान है, एक वाहन है, एक आप बोल सकते हो व्हीकल है. ये अब तक का सबसे बड़ा है अपनी कैपेसिटीज में. अगर आप इसकी बात करो तो इसी को बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है. आपने अक्सर शायद न्यूज़पेपर्स में पढ़ा हो या कहीं और देखा हो, सुना हो कि बाहुबली नाम का एक सैटेलाइट है इसरो के पास. तो ये बाहुबली और कोई नहीं है, ये बाहुबली भैया यही है जिसकी हम बात कर रहे हैं. ये क्या है? LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3. और M6 क्या है? यहां M6 का फुल फॉर्म है मिशन 6. असल में ये बाहुबली का 6वां मिशन है. इसके पहले कई सारे मिशंस परफॉर्म कर चुका है. इंडिया के लिए ग्रेटेस्टली सपोर्टेड मिशंस जो रहे हैं इसमें चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मिशन रहा है. हालिया तौर पर चंद्रयान 3 जिसने मून के सदन पोल पर, राइट, मून के सदन पोल पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग की है. तो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश भारत बना, पहली ऑर्गेनाइजेशन इसरो बनी ही
और वो भी सिर्फ इस बाहुबली की वजह से बनी। अब क्यों करंट अफेयर में आया है? क्योंकि इसने अपने 6th मिशन में, किसमें 6th मिशन में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए के एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, इसे ब्लू बर्ड 6 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इस बात को ध्यान रखना। ब्लू बर्ड 6 क्या है? एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अब ये दूसरे कम्युनिकेशन सैटेलाइट से कैसे अलग है या एडवांस्ड है? पहले तो इसकी खूबियां सुन लो। खूबी नंबर 1, ये सैटेलाइट धरती पर बिना किसी कम्युनिकेशन सेंटर को स्टैब्लिश किए डायरेक्ट अपने एंटेना से छोटी और बड़ी से बड़ी कम्युनिकेशन डिवाइस को कनेक्ट कर सकती है। माने जो आप बोल सकते हो रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अर्थ पर यानी धरती पर भी टावर्स लगाने पड़ते हैं। जैसे अभी क्या हो रहा है, बेसिकली मैं आपको एक बेसिक पार्ट बताता हूं। वैसे तो बहुत लोगों को ये चीज पता होती है, मान के चलो आपने जैसे ये मोबाइल टावर देखा होगा या आपके हाथ में आपका एक मोबाइल फोन डिवाइस है, तो इस मोबाइल फोन डिवाइस से इस टावर को सिग्नल जाएगा। ये टावर जो है वो अंतरिक्ष में सैटेलाइट जो होगा उसको सिग्नल भेजेगा, ये सैटेलाइट जो होगा वो दूसरे टावर को सिग्नल भेजेगा, दूसरे टावर पर जो कनेक्टेड मोबाइल होगा वो उसको सिग्नल भेजेगा और इस तरीके से कम्युनिकेशन पूरा होता है। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि इन टावर्स की जरूरत ही नहीं है, ये मोबाइल्स ही डायरेक्टली किसको कनेक्ट कर सकते हैं? इस ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को। तो सबसे पहली खूबी तो ये हो गई कि ये धरती पर किसी टाइप के किसी और रिसीविंग या कम्युनिकेशन सेंटर को स्टैब्लिश नहीं करता, उसका खर्चा बच जाएगा और डायरेक्ट कम्युनिकेशन देगा, जिससे कम्युनिकेशन और ज्यादा, क्योंकि अभी क्या होता है कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज के ओवरलैपिंग की वजह से या फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंसेस की वजह से कभी कभी आपके कॉल्स में, आपके वीडियो कॉल्स में या आपके कम्युनिकेशन में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं या कुछ स्टकिंग्स होती हैं जिसकी वजह से हमें कम्युनिकेशन की एक बेहतर सर्विस नहीं मिल पाती। कारण है क्योंकि बीच में मीडिएशंस बहुत आ जाते हैं, लेकिन यहां नहीं होगा क्योंकि बार बार फ्रीक्वेंसीज को चेंज करना होता है ना। क्या होता है? द सेम फ्रीक्वेंसी मोबाइल इज नॉट रिसीविंग, है ना, तो टावर जो है उसको चेंज कर रहा होगा कहीं ना कहीं, और यहां से सैटेलाइट तक जा रही है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही होगी। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि ये उस लैग को खत्म कर देता है, कम्युनिकेशन को और सॉफ्ट बनाता है, कनेक्टिव बनाता है। सेकेंडली, इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो एंटीना है, अब तक के सभी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जितने भी स्पेस में लॉन्च किए गए उनमें सबसे बड़ा एंटीना है भैया इसका। ये 2400 स्क्वायर फुट यानी कि 2400 वर्ग फुट का है। इसका वजन ही देखा जाए तो 6100 किलोग्राम के आसपास है, यानी कि आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 6.1 टन, राइट। एक अच्छा खासा हैवी सैटेलाइट है। 2400 स्क्वायर फीट का इसका एंटीना है, अब तक का सबसे बड़ा एंटीना है किसी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का जो इसमें यूज किया गया है। तीसरा, सिग्नल्स बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा और बहुत स्ट्रेंथन करेगा ओशन रीजन्स में, माउंटेन रीजन्स में, वैली रीजन्स में, रिमोट एरियाज में, फॉरेस्ट में, डेजर्ट्स में, जहां आपको सिग्नल्स नहीं मिलते वहां अच्छे सिग्नल्स प्रोवाइड करवाएगा। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 या ब्लू बर्ड 6 के नाम से जाना जाने वाला ये सैटेलाइट जो है, और इसको प्लेस कौन करवा रहा है? इसको प्लेस करवाने का क्रेडिट इसरो को दिया गया है, राइट। इसको प्लेस कराने का क्रेडिट इसरो को दिया गया। इसरो का जो कमर्शियल विंग है, वाणिज्यिक शाखा है, उसे ये जिम्मेदारी दी गई। तो इसे लॉन्च किया गया है भैया 24 दिसंबर के दिन इसे लॉन्च किया गया और इसे धरती के, पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा, निचली कक्षा में प्लेस किया जाएगा, क्योंकि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, एक संचार उपग्रह है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और किससे लॉन्च किया गया है? LVM-3M6। कौन सा सैटेलाइट है? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का INS सिंधु घोष। अगेन डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर भी IMP जाएगा, इनको मत पढ़ना। अगेन तो आज का इनको मत पढ़ना 2, IMP 2 है भैया। क्या बोलता है? INS सिंधु घोष 1980 के दशक में भारतीय नौसेना में शामिल की गई एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी। यह डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन अपने आप में आप बोल सकते हो एक साइलेंट हंटर है, इसे ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता था। यह रूस ने बनाई थी और रूस ने यह सबमरीन अपने किलो क्लास प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई थी, जिसमें वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स लाई गई थी जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स ब्लैक होल की तरह काम करती थी, बहुत साइलेंट हंटर के तौर पर काम करती थी, अपनी प्रेजेंस को दुश्मन के सामने लाए बिना बहुत तेजी से उन पर अटैक कर सकती थी, जिसे INS सिंधु घोष नाम दिया गया। यह हमें मिली। INS सिंधु घोष को हालिया तौर पर 19 दिसंबर 2025 को नेवी से रिटायर किया गया है, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट 40 इयर्स की अपनी सर्विस से 4 दशक 4 डिकेड्स की अपनी सर्विस के बाद इट हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन नेवी। किसने बनाई? रूस ने बनाई सिंधु घोष। किसने? रशिया से ली थी। किससे ली थी भैया? रशिया से ली थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। कब सबसे पहले हमारे यहां लाई गई थी? अप्रैल 30, 1986 को। कब लाई गई थी? अप्रैल 30। अब कब रिटायर हुई है यह भी ध्यान रखना, 19 दिसंबर 2025 को से रिटायर किया गया है। यह किस क्लास की सबमरीन थी? किलो क्लास की सबमरीन थी। किस क्लास की सबमरीन थी?
किलो क्लास की सबमरीन थी। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इंडिया ऑप्टेल साफरान एग्रीमेंट। व्हाट इज दिस एग्रीमेंट? इंडिया ऑप्टेल साफरान एग्रीमेंट, ये क्या है भैया? भारत के ऑप्टेल, जो भारत ऑप्टेल लिमिटेड है, उसने फ्रांस की साफरान कंपनी के साथ या साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एक डील साइन की है। इस डील के अंतर्गत 2 मेजर डिफेंस इक्विपमेंट्स, यानी कि 2 मुख्य रक्षा उपकरणों को भारत में उनकी तकनीकी के साथ स्थानांतरित करने पर समझौता यानी कि एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है। ये क्या है? सबसे पहली चीज हमारे सामने आती है एंड दैट इज सिग्मा 30 एंड डिजिटल रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, एंड दूसरा है CM3MR डायरेक्ट फायरिंग साइट विल बी ट्रांसफर टू इंडिया। ये अपनी तकनीक के साथ साफरान इंटरनेशनल्स जो है या साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस जो है वो भारत को देगी, और इसे पूरी तरीके से मैनेज और डेवलप करने का काम कौन करने वाला है? भारत ऑप्टेल लिमिटेड। कौन करने वाला है? भारत ऑप्टेल लिमिटेड। तो किस कंपनी ने किया है ये सौदा? भारत ऑप्टेल लिमिटेड ने। किस अन्य कंपनी के साथ किया है? साफरान डिफेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। ये कहां की कंपनी है? ये फ्रांस की कंपनी है, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है। किन 2 चीजों का सौदा हुआ है? ये हुआ है सिग्मा 30 एंड डिजिटल रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एंड CM3MR डायरेक्ट फायरिंग साइट, जो हमारी भारत की रक्षा सेवाओं को और ज्यादा उन्नत बनाती हैं, भारत की सेनाओं को और ज्यादा सशक्त करती हैं। दिस विल strengthen the Indian forces against the enemies and will give a strong global position in the defense sector of the world, right? So this is also very, very important. See, these are the 4 topics of today. I hope that these will help you in your preparation and you are preparing well. Short notes बनाते रहिए और इसी तरह से क्लासेस में हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक्स के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।